नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी हलचल। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, 4 अलग अलग दिशाओं से यात्रा, 3 दौर की यात्राओं का आगाज हो चुका है। चौथे दौर की यात्रा नितिन गडकरी गोगामेडी से सभी धार्मिक स्थलों से बीजेपी ने अपनी यात्राएं रवाना की हैं, चारों दिशाओं से। और उसके बाद जयपुर में एक बड़ी सभा होगी जिसमें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ अपनी पैर की चोट के ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर मैदान में हैं। वो नए जिलों के दौरे कर रहे हैं और वहां जाके अपनी बात जनता के बीच, ये अभी तक का पूरा दोनों तरफ से कवायद चल रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ गारंटियां दी हैं, दूसरे दल भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह महीना बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि उसके बाद सब टिकट के नोट पे होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, बहुत सारे पहलू होंगे। लेकिन फिलहाल यात्राएं हों, सभाएं हों, ये पार्टी के स्तर की सभाएं, जब कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तब भीड़ मायने नहीं रखेगी। बस ये है कि कौन नेता किस क्षेत्र में पहुंचा, क्या बड़ी बातें हुई, बहुत सारी चीजें होंगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और यात्राओं से किस पार्टी को क्या भरोसा है। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जी हमारे साथ में हैं। अपूर्वा जी, आपके पास आना चाहूंगा। 3 चरण की यात्राएं आपकी शुरू हो चुकी हैं। चौथे चरण की यात्रा भी नितिन गडकरी जी मंगलवार को उसका विधिवत आगाज करेंगे। क्या रेस्पॉन्स है अगर यूं बात करें, क्योंकि 2 तारीख से आपकी यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ है, 2, 3, 4, आज तीसरा दिन है, तो क्या माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा जो शुरू हुई है, मैं उसके विषय में आपको एक बात बताना चाहूँगी कि परिवर्तन यात्रा सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश में रह रही प्रत्येक नागरिक की एक उम्मीद है। हम उनको एक हौसला भी दे रहे हैं। हौसला किस चीज़ का दे रहे हैं कि जो पिछले पौने 5 साल से राजस्थान के अंदर अन्याय हो रहा है, तो ये यात्रा अन्याय से न्याय की ओर की यात्रा है, कुशासन से सुशासन की ओर चलने की यात्रा है, महिला असुरक्षा से महिला सुरक्षा की तरफ चलने की यात्रा है, दलित अत्याचार और अन्याय से दलित सुरक्षा व समानता की यात्रा है। ये यात्रा प्रत्येक उस बच्चे के लिए है जिसने आज 70 लाख, आप देखिए डाटा देखिए, 70 लाख बच्चे पेपर लीक से अफेक्टेड हुए हैं, 50 लाख से ज्यादा परिवार उससे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। आज हम उनको ये सुरक्षा देने की यात्रा भी है कि अगर हमारा कमल का फूल यहाँ पे, जो कि निश्चित रूप से खिलने वाला है 160 प्लस सीटों के साथ में, कि हम इस यात्रा के तहत उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि आप चिंता ना करें, दो महीने का और इनका काला जो शासन है वो और शेष है। उसके बाद में एक नई ज्योति, एक नई दीप्ति और एक नई किरण के साथ में राजस्थान में न्याय, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार जो है वो स्थापित होगी। चलिए भरत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर मैदान में हैं और पैर की चोट ठीक होने के बाद अब वो नए जिलों की और हैं और एक एक जिले का प्रोग्राम बना रहे हैं। बीजेपी की इस यात्रा के बीच मुख्यमंत्री के अपने जो दौरे हैं, कितनी गहरी छाप छोड़ पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए योगेंद्र जी, पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो सीएमआर में रहते हुए कोरोना का समय रहा, जब आप देखिए 24 घंटे उन्होंने काम किया, वीसी कितनी ली, उसके बाद उन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश में जगह जगह जाकर महंगाई राहत कैंप पे तब जाकर जनता से उनकी सुन ली। और साथ ही साथ अभी जिस तरह से पैर की चोट जब उनको लगी, तब सीएमआर में और सीएमओ में भी उन्होंने बैठकें ली और हर एक योजनाओं को, हर एक चीज़ों को उन्होंने क्रियान्वित की। और उसके बाद जब से पैर की चोट उनकी सही हुई है, आपने देखा वो भीलवाड़ा भी गए, दरियाबाद गए, उसके बाद आज गंगापुर सिटी गए, और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और लोगों को लाभान्वित करने वाले जो काम है, चाहे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना रही हो या उसके अलावा जितनी भी योजना हो, उनको धरातल पर ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र मेरी बड़ी बहन कर रही थी, मुझे लगता है कि राजस्थान में एक राजनीति में अपनी पैठ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 4.5 साल में नहीं कर पाई थी, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले 4.5 साल से यहाँ पे नगण्य काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए। आप देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी और नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी केंद्र के नेताओं को यहाँ हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया जाता है।
और मुझे बड़ी अतिशयोक्ति होती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 1998 और 2013 की जो यात्रा निकाली जा रही थी उसके आधार पर ये पुनः सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और जो इनके संगठन का विघटन का काम शुरू हो चुका है उसका परिणाम था कि वसुंधरा राजे जी ने इन यात्राओं के शुरू होने से पहले देवदर्शन यात्रा शुरू करके और वहां पर जाके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उपस्थित होकर ये बताया कि उनकी राजस्थान में क्या भूमिका है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन यात्राओं से कोई डर नहीं लगने वाला। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल के जो हमने काम किए, जो हमने वादे किए थे, जो हमने घोषणा पत्र में चीजें कही थी, उनको धरातल पर उतारा था और अपने कार्य के आधार पर अब हम जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। अभी इन्होंने कहा महिला अत्याचार के बारे में, तो अभी यूपी के अंदर चलती ट्रेन के अंदर एक महिला सिपाही के साथ रेप जैसी घटना घटित होती है। उत्तर प्रदेश जिनको ये अपना बड़ा अच्छा शासन बताते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, और कमल का फूल तो मणिपुर में भी खिला था। क्या हुआ उस मणिपुर में? 90 दिन से ज्यादा वो मणिपुर चला था। वापस लौट रहा हूं मैं दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं दोनों ही तरफ से अगर यूं कहें तो कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के दौरे भी अगर हम देखें तो अपनी फ्लैगशिप योजनाएं जो वो लगातार पहले एक चरण के दौरे जो राहत कैंपों में जा रहे थे, और अगर बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो हमलावर पहले जन आक्रोश सभाओं के जरिए, यात्राओं के जरिए और परिवर्तन यात्रा के जरिए, नया कुछ नहीं है उसमें। ना वर्तमान सरकार के ये अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के, लेकिन इनका कहना है कि नए जिलों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री और वहां से बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यही बीजेपी कह रही है कि हमारी यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या लगता है कि जनता पे को असर पड़ पा रहा है दोनों ही चीजों का? जनता या क्षेत्र जिस क्षेत्र में जा रही है केवल बस वहीं के लोग एंटरटेन कर रहे हैं, उसके अलावा सब अपने में मस्त हैं? देखिए, मुझे लगता है जो वर्तमान में जो चीज़ें घटित हो रही है और चुनाव जब आएगा उसके बाद में सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 जिले जो नए बनाए हैं वहां पर वो लगातार जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जिलों की घोषणा विधानसभा के अंदर की थी, तो किसी ने भी, हमने आपने किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में जिले बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री को और खासकर कांग्रेस को उम्मीद है कि जो नए जिले बनाए हैं और वहां से कांग्रेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुख्यमंत्री अब जो जिस चरण में यात्राएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, उन्हीं सब जिलों में जा रहे हैं जो नए जिले बनाए गए हैं। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी में अगर 2 से 3 पिछले इलेक्शन की बात करें, 18, 13 इनकी बात करें, तो उसमें एक फेस होता था, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे कोई और हो, ये एक फेस होके वो परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाते थे। लेकिन इस बार केंद्रीय इनका नेतृत्व है, उसने पूरी कमान संभाली है और वही फेस केंद्रीय नेतृत्व जिसमें खासकर केंद्रीय मंत्री होते हैं वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी इन यात्राओं के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में कुशासन है, राजस्थान में कोई फ्लैगशिप योजनाएं नहीं है, जबकि अशोक गहलोत ये कहते हैं कि राजस्थान 2030 तक मॉडल स्टेट बनेगा। उनका एक अलग विजन है, लेकिन क्या राजस्थान की जनता को राहत मिल पाई? क्या ये वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी? और एक सबसे बड़ी वजह आप देख पाएंगे, जब अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी और उसके बाद टिकट वितरण होगा, उसके बाद अलग सिनेरियो बनेगा, क्योंकि टिकट वितरण के बाद में कई तरह की चीज़ें आपको बीजेपी दफ्तर या कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखने को मिलेंगी। किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो उसका रिएक्ट करेगा, वहाँ पर हो हल्ला करेगा, या दूसरा जो प्रत्याशी मिलेगा उसके खिलाफ जाकर काम करेगा। बहरहाल गहलोत सरकार की कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको सही भी कहा जा सकता है गांव के अंदर या ढाणी के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। हाँ, हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ये मुद्दा उठाती है अत्याचार का, महिला अपराध का। महिला अपराध या अत्याचार ये हर स्टेट में होते हैं, लेकिन उस पर एक्शन कितनी त्वरित गति से होता है ये सोचने वाली बात है। अब दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। तीसरी पार्टी, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई ज़्यादा वजूद है। हालांकि ये हो सकता है कि पंजाब से सटे 1-2 जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां पर कुछ सीटों में अरविंद केजरीवाल या भगवत मान वहां पर आए और लोगों को, या कह सकते हैं वोटों को डाइवर्ट कर पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद होगा। हालांकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां, बीजेपी या कांग्रेस, लगातार चुनावी कैंपेन में है। अब सिर किसके ताज सेरा सजेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्या अशोक गहलोत जादूगर जिनको कहा जाता है, क्या वो जादूगरी अपनी दिखा पाएंगे, या फिर बीजेपी की केंद्रीय इकाई जो अब तक कहती है कि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो राजस्थान में भी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। क्या ये पहली बार होगा या नहीं होगा, एक अलग विषय है। अपूर्वा जी, कांग्रेस एक सवाल आप लोगों पे लगातार कर रही है कि चेहरा नहीं है, दूसरा केंद्रीय नेताओं को राजस्थान में डेरा डालना पड़ रहा है क्योंकि स्थानीय इकाई यानी कि राजस्थान की जो इकाई है वो मजबूत नहीं है। पार्टी इतनी कोशिशें कर रही है लेकिन जड़ें जम नहीं पा रही। आपके सामने आरोप लगाया भी भरत जी ने। तो मैं मेरे
भरत जी, क्योंकि मेरे छोटे भाई भी हैं तो मैं उनको एक प्रकाश डालती हूँ एक बात पर कि पहली चीज़ तो ये कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ क्यों आ रहा है, इससे इनको इतनी खलबली है। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी क्या यहाँ विजिट नहीं करते? और दूसरी चीज़, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता परिवार है। केंद्र के नेता हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं और हमसे वरिष्ठ भी हैं। अगर आज हमारे घर में कोई त्योहार होता है, ये तो लोकतंत्र का महा उत्सव है, इस उत्सव के अंदर क्या हमारे परिवारजन यहाँ नहीं आ सकते? या हमें कांग्रेस से ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री का चेहरा आला कमान को जो है वो दरकिनार कर देता है, किस तरीके से वेणुगोपाल जी को बैठा के 8 घंटे चाय के लिए तरसाता है? क्या ये परिपाटी हम उनसे सीखें या उनको ये हमसे सीखने की जरूरत है कि पार्टी को परिवार की तरीके से और पार्टी के सदस्यों को परिवारजनों की तरीके से कैसे ट्रीट करना चाहिए? तो भरत जी से तो मैं आग्रह करूंगी कि ये चीज वो हमसे सीख करके जाएं और अपनी पार्टी के अंदर इस नई परिपाटी को शामिल करवाएं और शुरू करवाएं कि किस तरीके से जो हमारे आदर्श नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनका अपनी सत्ता लोलुप होकर ना होकर के और किस तरीके से उनके मार्गदर्शन के अंदर प्रत्येक कार्य को किया जाना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि वो भी इस चीज को हमसे सीखें। और जहां तक बात रही ये हम पे कहते हैं कि साहब हमारे पास चेहरा नहीं है, तो भरत जी अगर इतनी ही आप लोगों को हम पे समस्या है तो ये बताइए, आपने हमें हमेशा बीजेपी पे एक आरोप लगाया कि इनके पास में नेतृत्व नहीं है, हमारे पास में आला कमान है, जो कहेंगे हो जाएगा। आज हमारे बीजेपी के अंदर कम से कम 10-12 चेहरे तो ऐसे हैं जो समान योग्यताओं के, कम से कम 10-12 चेहरे तो ऐसे हैं जो प्रदेश के नेतृत्व को संभाल सकते हैं, कम से कम ऐसे चेहरे तो हैं कि जब जरूरत पड़े शीर्ष जो हमारे नेता हैं या जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जिस व्यक्ति को चुनेगी वो हम सबको शिरोधार्य होगा, वो इस जनता को शिरोधार्य होगा, हमारी पार्टी को शिरोधार्य होगा। कम से कम हमारे नेता जो हैं वो आपके 2 नेताओं की तरह लड़ तो नहीं रहे हैं कि सत्ता किसको चाहिए और कुर्सी किसको चाहिए, नकारा निकम्मा जैसे शब्द तो नहीं यूज कर रहे हैं। और ज्यादा ही अगर आपको परेशानी है तो आप बताइए आपको कौन सीएम चाहिए, हमारी पार्टी उन्हीं को नियुक्त कर देगी। आपके पास तो हमने 10-12 विकल्प दे रखे हैं, बताइए। सीएम चाहिए, चेहरा चाहिए, पूछ रही हैं आपसे, बताइए। देखिए, ये चीजें तो तब होती है जब जनता इनको सिरोमर रखकर और इनको वोट देकर पहले यहाँ राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनाए, वो तो दूर दूर तक लगता नहीं। वो तो निश्चित है। और देखिए, आप आश्वस्त रहिए, मैं आपको यही लड्डू खिलाऊंगी इसी चैनल पे। रही बात दूसरी, बिल्कुल देखेंगे। और रही बात दूसरी जो आपने बताया सीएम चेहरे का, तो हमने इस यहाँ पर राजस्थान में कितनी बार ये देखा है कि इनके जितने भी सीएम के चेहरे हैं वो आपस में किस तरह से लड़ते हुए नजर आए। गजेंद्र सिंह राठौड़ जी का क्या बयान था कि जब सीएम का चेहरा बताइए, सॉरी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का क्या बयान था ईआरसीपी को लेकर। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से इनके संगठन का विघटन हुआ है, इसी वजह से पिछले 9 बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को कितनी बार राजस्थान की धरा पर आना पड़ा। उनका स्वागत भी है राजस्थान की धरा पर, लेकिन बात आती है राजस्थान की जनता, राजस्थान प्रदेश यहाँ के लोकल नेतृत्व को देखता है। और जितनी बार आप ये बार बार नए चेहरों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये नए चेहरे आपके संगठन के विघटन का काम कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, थोड़ा सवाल है लेकिन बीजेपी के रिगार्डिंग, बीजेपी से ज्यादा चिंता कांग्रेस को क्यों है चेहरों की? सही बात। कांग्रेस को चेहरों की चिंता नहीं है। ये बार बार जिस तरीके से गुटबाजी की बात कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। यहाँ पर सीएम का जो चेहरा होता है वो विधायक दल का नेता होता है, जिसे विधायक चुनते हैं उसे सीएम बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो लगता है उसको ले लिया जाता है और जो अपने मन की करना चाहता है, अपने विचार रखता है, उसे मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाता है। राजस्थान की जनता यहाँ लोकल नेतृत्व चाहती है। विधायक तय करते हैं मीटिंग के अंदर, होता नेता का चुनाव या लाइन में जाता है प्रस्तावक की पार्टी आलाकमान तय करेगी? निश्चित तौर पर आलाकमान विचार विमर्श करता है, विधायकों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करता है और वो जो विधायक दल का नेता होता है, माननीय मुख्यमंत्री के रूप पर यहाँ पर प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई विरोधाभास है नहीं। और इस बार जो लोलायुक्त भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार इनका राज आ जाएगा, तो मैं इनको वापस से निश्चित कर दूं कि इस बार राज नहीं बदलने वाला, इस बार रिवाज बदलने वाला। और इसी का कारण है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। केंद्र के नेतृत्व को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है और यहाँ इनको एकजुट, एक सामंजस्य में स्थापित करना पड़ रहा है। भरत जी, एक चीज और देखिए, आप कहोगे कि मेरे से सारे सवाल कर रहे हो आप, मुझे एक चीज बताया, आपका एक ऑब्जेक्शन है कि बीजेपी में सीनियर लीडर्स को आना पड़ रहा है। देखिए, मुझे जहां तक ध्यान है कि वसुंधरा राजे की 2 परिवर्तन यात्राएं मैंने देखी हुई हैं, एक संकल्प यात्रा भी देखा मैंने, उनको भी पार्टी के संकल्प यात्रा को रवाना किया राजसमंद से अमित शाह ने, एक परिवर्तन यात्रा को रवाना किया राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे,
चार भुजा से। एक जो यात्रा थी उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व, किसी नेता ने, मैं माफी चाहूंगा मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी राजसमंद से ही शुरू हुई थी, उसको भी इसी तरह से यात्रा को रवाना किया गया था। और जब वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा किसी संभाग से शुरू होने वाली थी, वहां कोई एक नेता और आते थे समापन पे या उसके शुरू होने पर। तो अभी क्यों लगता है आपको कि चुनाव के टाइम पे हर पार्टी का नेता आता है? योगेंद्र जी, पिछले आपके पार्टी के नेता भी आ रहे हैं लगातार। पिछले अगर एक साल की बात देखी जाए तो आप देखिए, चाहे जनाक्रोश रैली रही हो जिनका सीटें इनकी खाली पड़ी रही रामनिवास बाग में, उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उसके बाद अगर वागड़ की बात की जाए, उदयपुर की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, तो हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हें केंद्रीय नेतृत्व, अजमेर की बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ा। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में इनके पास नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ा पद होता है, जिन्होंने अभी जिस तरीके से सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह से नेतृत्व को बताया हो या लीड करा हो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो मुझे जहां तक ये चीजें लगती है, कांग्रेस पार्टी को जो चीज लगती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सीएम को चेहरे को लेकर गुटबाजी है, जिस तरीके से केंद्रित नेतृत्व को ये शंका है कि अगर यहाँ किसी एक चेहरे को लीड करने दिया जाएगा तो राजस्थान में इनकी सरकार तो दूर की बात है, इनके पास सीटें आना चलिए संभव वापस नहीं आ रहा हूँ। दर्शक, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि चेहरे की बात और गुटबाजी की बात, तो लगता है पूरे चुनाव कैंपेन में एक दूसरे पे ये आरोप लगाएंगे और कुछ मुद्दों को लेकर के अपने से ज्यादा सामने वाले की चिंता दिखाई दे रही है दोनों ही पार्टियों में। देखिए, निश्चित तौर पे गुटबाजी और चेहरा जो होता है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि आपके डोटासरा कहते हैं, सीएम कहते हैं कि आपके 8-8, 10-10 नेता मुख्यमंत्री बने घूम रहे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। जबकि तरफ बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि दो प्रमुख नेता जो आपके बड़े नेता हैं, एक सीएम है दूसरे नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें चुनाव में नज़र आती है, लेकिन जनता के बीच क्या इम्पैक्ट होता है? जनता में अब जब जाओगे तब चेहरों की बात नहीं करेगी, वो कांग्रेस की बीजेपी की बात करेगी कि बीजेपी ने ये काम किया, कांग्रेस ने ये काम किया। चेहरों पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त देश में एक लहर थी। 2019 में भी हमने देखा एक लहर थी कि नरेंद्र मोदी नाम का एक चेहरा है जिसको वोट दिया जा सकता है। और राजस्थान में हमने देखा 2019 में कि 25 की 25 सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। लेकिन राजस्थान के हालात अलग होंगे। विधानसभा का चुनाव आपने अलग देखा होगा कि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, जबकि लोकसभा का जब इलेक्शन आता है उसमें कांग्रेस की जो दिग्गज जिनके वार्ड होते हैं वहां से भी बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस के जो बूथ हैं वो हार जाते हैं। तो ये अलग इम्पैक्ट है। लेकिन चुनाव में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में वार पलटवार होगा कांग्रेस और बीजेपी में और इनके नेताओं में। खैर चलिए, सारी कवायद हैं चुनावी तूफान में, ये तमाम पृष्ठभूमियां भी बहुत जरूरी है। कोई यात्रा निकालेगा, कोई सभाएं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो जनता को इंतजार है, हमने बहुत सारी सीटों पे बात भी की है, कुछ लोगों से चर्चा की, उनका साफ ये कहना था कि टिकट किसको मिलता है डिपेंड ये करेगा। बीजेपी अपनी कवायद कर रही है, कांग्रेस अपनी कवायद कर रही है, और जब पूछा जाता है कि सभाओं में भीड़ तो आ रही है दोनों तरफ, तो साफ कहा जाता है कि 4, 5, 10 प्रत्याशी हर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। ये भीड़ उसी की है और नेताओं को इस बात का एहसास है जब टिकट किसी व्यक्ति को दिया जाएगा और उसके बाद में सभा है, वो नेता के चेहरे की तो सफलता मानी जाती है कि उसके नाम पे भीड़ आ रही है। तब पता लगेगा असली, तो जिसे कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे जब आएगा तब पता चलेगा। कहीं पे भी आप किसी से बात करके देख लीजिए कि ये तमाम कवायद हैं एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, एक टेम्पो बनाने के लिए तक तो ठीक है, लेकिन आप टिकट किसको दे रहे हो, ये सब कुछ कवायद उस पर डिपेंड जाकर के बैठेगी कि इस व्यक्ति को टिकट मिला है, इसको नहीं मिला है, ये उसके लिए कितनी जड़ें खोदता है। तब एक दौर अलग होगा राजनेताओं का, एक टीम बनाई जाएगी, फिर नामांकन कोशिश की जाएगी कि नामांकन के लिए रोका जाए, नहीं भी हो तो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, उसको ठंडे छींटे दिए जाएंगे। ये एक तूफान जो मचेगा राजस्थान में आने वाले दिनों में, ये तय मान के चल रहे हैं। राजनीतिक दल हमारे से बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन इसकी आहट दोनों ही दलों को साफ दिखाई भी दे रही है। अपूर्वा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ये कोई नई बात नहीं है कि सारे दल ही करते हैं और कोई कहे कि पहले दिन ही टिकट डिक्लेयर कर दीजिए, चलिए यात्रा इसके बाद शुरू होगी, तो ये भी नहीं होता है। लेकिन एक इस तरह की बात राजस्थान में आम है कि टिकट पे डिपेंड करेगा सारा कुछ। जो कुछ हलचल चल रही है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बहुत सारे लोगों से बात हुई है हमारी, वो सब यही कहते हैं कि टिकट पे डिपेंड करेगा, यात्रा हो और चाहे मुख्यमंत्री की सभाएं हों। देखिए, जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, मुझे लगता है कांग्रेस से
कांग्रेस ने पिछले 56-57 महीनों के अंदर जिस प्रकार का कुशासन और भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में व्याप्त किया है, ये टिकट किसी को भी दे दें। यहाँ तक कि 80% तो इनके मिनिस्टर्स आज की डेट में आप जन जन से जाकर के पूछिए, वो उनकी इतनी नेगेटिव मतलब इमेज है कि वो कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति को हम अगले 10 साल तक नहीं चुनने वाले, ये कहाँ से कैंडिडेट लेकर आएंगे। इन्होंने अपनी सरकार को चलाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जगह जगह पर 200 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं इनकी हर एक विधानसभा में। जो हार गए हैं वो भी मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं, क्योंकि पावर उनके अंदर डेलीगेट कर दी गई है। आपको सत्ता अगर अपनी बचा के रखनी है तो उन्होंने जिस लेवल का भ्रष्टाचार मचाया है, मैं कहती हूँ कांग्रेस अगर 30 सीटें भी इस चुनाव में निकाल ले तो इनको बलिहारी होना चाहिए जनता का कि वो उस 30 सीटों पर भी इनको लेकर के आएगी। तो जहां तक टिकट वितरण की बात है, ये किसी को भी टिकट दे दें, इनकी इस बार नहीं चलनी। क्यों? क्योंकि अभी एक डिबेट हुई थी। सवाल लेकिन आपकी पार्टी पे भी खड़ा हो रहा है, वहां पे भी लोग ये कहते हैं कि यात्राओं की भीड़ पे आप मत जाइए, टिकट किसको मिलेगा डिपेंड उस पर करेगा। 4 से 5 और 10 तक दावेदार हैं, ये भीड़ उसकी है। हर व्यक्ति अपने शक्ति प्रदर्शन को इंगित करते हुए भीड़ लेकर के आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि ये जो भीड़ है ये वोट में ही तब्दील होकर के चली जाए किसी भी पार्टी की, चाहे मुख्यमंत्री की सभा और चाहे आपकी यात्राएं हो। देखिए, ये जो चुनाव है ये कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट से ज्यादा, मैं फिर पुनः पुनरावृत्ति करना चाहूंगी अपनी बात की जी। अन्याय से अन्याय के विरुद्ध न्याय, कुशासन के विरुद्ध सुशासन, दलित अत्याचार के विरुद्ध दलित सुरक्षा, महिला असुरक्षा के विरुद्ध महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पे है। युवा का भविष्य जो अंधकार में हो गया उनके विरुद्ध है। तो भाजपा किसी चेहरे, किसी कैंडिडेट से ज्यादा अपनी नीतियों, अपने सुशासन, गरीब कल्याण और सेवा की नीति के ऊपर ही चुनाव लड़ने वाली है। हमारा चेहरा कैंडिडेट का कोई भी हो, हमारी सूचियां कभी भी आए, चुनाव का मुद्दा हमेशा ये सुशासन और वर्सेस जो कांग्रेस का कुशासन है वो है। जनता ने इनको अमूल पूरे समूल जो है वो उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है कांग्रेस को। इसीलिए अभी किसी को भी खड़ा करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जनता कमल का फूल ही लाएगी, जनता हमारे साथ आएगी और परिवर्तन लाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए भरत जी, क्वेश्चन क्या करूं, क्वेश्चन आपके सामने खड़ा है और आप दीजिए जवाब। महिला अत्याचार पे मुझे लगता है इनको बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ दिल्ली में महिला पहलवानों की सूचना ली गई हो, बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़कर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के सुशासन जिसकी बात करी है उनको लताड़ लगाई। युवाओं के भविष्य की बात करने वाले 2 करोड़ रोजगार की पहले बात कर ले, महंगाई से त्रस्त जनता की बात कर ले, और किस सुशासन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज 45 साल की बेरोजगारी चरम पर थी। ये तो राजस्थान में माननीय गहलोत सरकार थी जिन्होंने कोरोना के अंदर भी कोई व्यक्ति भूखा ना सोए की तर्ज पर हमने काम किया। आर्थिक विकास दर पर हम आगे रहे, जीडीपी में हम आगे रहे। राजस्थान मॉडल स्टेट के नाम से आज पूरे थोड़ा सा राजस्थान पर भी बात कर लें। आज मॉडल के ऊपर चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, इन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष परिणाम देखा है कि राजस्थान मॉडल के नाम पर किस तरीके से काम हुआ। चाहे वो ओपीएस स्कीम ले लीजिए, चाहे राइट टू हेल्थ बिल ले लीजिए, या अनेकों ऐसी स्कीम ले लीजिए आज राजस्थान में चल रही है। और आर्थिक विकास दर में मैं आपको फिर बताऊं, जीडीपी में हम आगे, जहां इनकी जीडीपी 2.5% कुछ हुआ करती थी, आज वो 11% हमने ला कर दी राजस्थान में कोरोना जैसे समय पर भी। तो इस पूरे देश के अंदर जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है वो सब हम लोगों को दिख रहा है, राजस्थान की जनता को दिख रहा है। तभी यहाँ 9 उपचुनाव में 7 उपचुनाव में इनकी जमानतें जब्त हुई है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो यहाँ पे नहीं है। और 2018 से 2023 के अंदर 31 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें मात्र 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसमें भी 6 में पूर्ण बहुमत मिला, और बाकी 16 राज्यों में से 10 राज्यों में जिन्होंने सरकारें बनाई है वो इस लोकतंत्र की हत्या करके और भ्रष्टाचार के पैसों से ये तो इनकी बात। अब ये बताइए मुझे, तो टिकटों को लेकर के बात है कि जो मैंने अपूर्वा जी से सवाल किया, आपसे भी मेरा सवाल है कि भीड़ को लेकर के आम जन का ये कहना है कि सारी कवायद टिकट पे डिपेंड करेगी, टिकट किसको मिलता है। देखिए, टिकट मिलने का कांग्रेस पार्टी में एक अलग से प्रोसेस है। ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से ग्रास रूट से लोगों से आवेदन लिए गए हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष के वहां पे स्क्रूटनी हुई, जो लोकसभा ऑब्जर्वर बनाए गए, विधानसभा प्रभारी बनाए गए, उनके द्वारा स्क्रूटनी करके 1-to-1 कन्वर्सेशन करके दावेदारों से उनकी जीत के समीकरण पूछे गए। और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी आपने देखा, गौरव गोगोई जी आए थे, उन्होंने 1-to-1 कन्वर्सेशन किया। इससे पहले भी 2 माह पूर्व प्रभारी रंधावा जी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विधायकों से, मंत्रियों से और जो प्रत्याशी रहे उनसे भी 1-to-1 कन्वर्सेशन करके उस समीकरण को जाना है और उनकी जो वहां की वस्तु स्थिति थी उसके बारे में उनको अवगत कराया। तो कांग्रेस पार्टी में जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति को परफॉर्मेंस के आधार पर और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिया जाएगा।
देखिए, जीतना या ना जीतना एक भाग्य और काम के आधार पर भी होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में योग्य उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी, जिससे कि हम वापस से सरकार को रिपीट की जा सके। आपको लेकिन नहीं लगता जो चुनाव लड़ता है सभी योग्य होते हैं? देखिए, हर भारत एक के व्यक्ति, संविधान ने जो हर योग्यता एक- का आधार बनाया है, हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ना, और हर एक व्यक्ति अपने आप को योग्य मानता है, लेकिन टिकट उसी को दिया जाता है जिसके समीकरण सही बैठते हैं, जिसमें योग्यता, जो जीतने की एबिलिटी होती है, ज्यादा लगती है पार्टी को। और जिस तरीके से जो सर्वे के अंदर रिपोर्ट निकल कर आती है, अलग अलग तरह के सर्वे करवाए गए कांग्रेस पार्टी में, उसके आधार पर हम टिकट चलिए का 10 वितरण 30 करेंगे। सेकंड आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो सारी कवायद डिपेंड करेगी टिकट किसको मिलता है। देखिए, निश्चित तौर पे टिकट एक बड़ा फॉर्मूला होगा, टिकट किसको मिले, क्योंकि अक्सर से देखा जाता है, कई बार हमने देखा कि दिग्गज जो होते हैं उनके टिकट नहीं काटे जाते, उसके बाद चुनाव वो हार जाते हैं। तो कांग्रेस के लिहाज से या बीजेपी के लिहाज से अलग अलग जो सर्वे रिपोर्ट्स होती है, खासकर टिकट मांगने वाले ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन फिर पहले उनसे वन टू वन संवाद भी किया जाता है, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, और फिर सेंट्रल लेवल पे जयपुर में कुछ नहीं था। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, दिल्ली के अंदर तमाम ये कवायद चलेगी, और उसके बाद टिकट वितरित के बाद में लगता है कि कौन जी। सी पार्टी प्लस में होगी, कौन माइनस में, थोड़ा अंदाजा जरूर लग जाता है। बिल्कुल, सारी जो कवायद, और वैसे भी यही होता है, लेकिन एक प्रोसेस है ये भी, पार्टी की नब्ज टटोलने के लिए, मतदाता की नब्ज टटोलने के लिए, कार्यकर्ताओं में किसकी कितनी गहरी बैठ है, वो जाकर के देख पाते हैं। लेकिन भीड़ का मजमून मैंने आपको बताया, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये वो भीड़ होती है जिसपे मजबूरी होती है उस कैंडिडेट की लाने की। कई लोग कहते हैं कि थक भी चुके अब तो दोनों ही तरफ से भीड़ ला करके, लेकिन चुनाव है, दिल है कि मानता नहीं, आपको भीड़ भी लेके आनी है। उसके बाद पता लगेगा कि टिकट किसके हाथों में जाता है, और उस टिकट पे वाकई अब तक के जो दावे हैं वो कितने खरे उतर पाते हैं। तो चलिए, भीड़ कितनी मतदान में तब्दील होगी ये तो बाद में वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि ये जो भीड़ है इसका अपना एक अलग नजरिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।